इस साल की सबसे धमाकेदार थ्रिलर फिल्म है। एक पुरानी सी इमारत हर रात डरावनी, कान फाड़ देने वाली आवाजों से गूंज जाती है। 6th फ्लोर पर रहने वाली लड़की कई दिनों से इन आवाजों से परेशान होकर ऑलमोस्ट टूट चुकी है। उसने छत पर मोटी साउंड प्रूफिंग लगा दी, लेकिन ऊपर से आने वाली फुटस्टेप्स फिर भी ढोल की तरह कानों में बजती रहती है। एक रात वो तय करती है कि आवाजों को रिकॉर्ड कर लेगी ताकि पुलिस को प्रूफ दिखा सके, लेकिन तभी खिड़की के पास से कोई अजीब सी हलचल होती है और कैमरे में एक धुंधली सी परछाई दिख जाती है। आखिर ये आवाजें आती कहाँ से हैं? क्या ये किसी पैरानॉर्मल चीज का खेल है या फिर कोई इंसानी साजिश? कहानी की शुरुआत होती है ज़ू यिंग से, जो एक फैक्ट्री वर्कर है और सुनने की समस्या की वजह से हमेशा हियरिंग एड पहनकर रहती है। उसे अचानक पुलिस का फोन आता है। उसकी छोटी बहन ज़ू शॉ 3 दिन से लापता है। वो तुरंत बहन के फ्लैट 604 पहुंचती है। दरवाजा खुलने से पहले ही उसकी नजर 504 वाले पड़ोसी की एक वार्निंग नोट पर पड़ती है, कृपया शांत रहो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वो जब अंदर जाती है तो कमरा बुरी तरह बिखरा हुआ मिलता है, जैसे वहाँ कई दिनों से कोई नहीं रहा। फर्श पर सामान फैला हुआ है और घर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वो तुरंत बहन का फोन मिलाती है। फोन में सिर्फ स्विच ऑफ का टोन सुनाई देता है और उसके दिल में थोड़ा सा गिल्ट भी उठता है। दोनों बहनें होते हुए भी उनके बीच हमेशा एक अजीब सी दूरी रही। पिछले कई महीनों से न तो उनकी मुलाकात हुई थी न ठीक से बात। उसे याद आता है पिछली बार जब वो मिलने आई थी तब बहन ऊपर वाले फ्लैट की आवाजों से ऑलमोस्ट पागल होने की हालत में थी। इतना शोर है कि जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन उसे खुद तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। उसने उस दिन ज्यादा पूछताछ भी नहीं की और आज यही बात उसे खटक रही है। शायद इसी वजह से वो शोर से बचने के लिए कहीं और चली गई हो। वो कमरे में थोड़ा खोजबीन करती है और एकदम चौंक जाती है। फर्श पर पड़े कपड़ों को हटाते ही वहाँ बड़े बड़े काले जलने के निशान दिखते हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है कि तभी अचानक डोरबेल बजती है। बाहर एक आदमी की आवाज आती है, लेकिन स्क्रीन पर कोई दिखाई नहीं देता। वो तुरंत सुरक्षा लॉक लगाकर सावधानी से दरवाजा थोड़ा सा खोलती है। बाहर 504 वाला पड़ोसी खड़ा था और वही पुरानी शिकायत, कृपया शोर बंद करो। लेकिन वो पूरी तरह हैरान थी, यहाँ तो कई दिनों से कोई है ही नहीं, फिर शोर कैसा? पड़ोसी के जाते ही उसकी नजर गलियारे के बिल्कुल आखिर में जाती है, जहाँ लाल रंग का कोई साया स्थिर खड़ा दिखता है। एक पल में उसकी रूह काम जाती है। सच जानने के लिए वो नीचे सिक्योरिटी रूम पहुंचती है और हेल्प मांगती है। गार्ड को 604 वाली ज़ू शो याद थी बहुत अच्छी तरह। वो पूरे दिन इमारत में घूम घूम कर उस शोर का सोर्स ढूंढती रहती थी। गार्ड को सब अच्छी तरह पता था वो चाहकर भी कुछ नहीं ढूंढ पाएगी, और सबसे बड़ी बात वो 604 में रहती थी, जहाँ पहले से ही ये समस्या सबसे ज्यादा थी। गार्ड उसकी बात पूरी करता उससे पहले ही एक लड़की तेजी से भागती हुई आती है। वो बताती है कि बेसमेंट से बहुत तेज बदबू आ रही है और वो चाहती है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इसे साफ करे, लेकिन गार्ड कुछ नहीं कर सकता। बेसमेंट में कई सालों का कचरा भरा है। कुछ महीने पहले उसे बंद भी कर दिया गया था, लेकिन कुछ लोग अब भी खिड़की से अंदर कचरा फेंक देते हैं। ज़ू यिंग को लगने लगता है कि बहन की गुमशुदगी का इस इमारत की आवाजों से जरूर कोई कनेक्शन है। वो नौकरी से लंबी छुट्टी लेकर सीधे 604 में शिफ्ट हो जाती है ताकि सच्चाई पता चल सके। कमरा साफ करते वक्त उसे दोनों के पुराने पल याद आने लगते हैं। दूरी होने के बावजूद अंदर ही अंदर वो महसूस करती है कि रिश्ता अब भी उतना ही गहरा है। कई कोशिशों के बाद आखिरकार वो बहन का फोन अनलॉक कर लेती है। आखिरी कॉल पर किए गए नंबर पर वो ट्राई करती है, लेकिन जवाब में वही स्विच ऑफ की आवाज। वो मजबूर होकर उस नंबर पर एक SMS भेज देती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई जानकारी मिल जाए। इसके बाद उसे फोन में कई रिकॉर्डिंग फाइलें मिलती है। वो प्ले करने ही वाली थी कि तभी ऊपर से एक जोरदार की आवाज आती है। वो डर को दबाते हुए रिकॉर्डिंग सुनना जारी रखती है। फोन में उसकी बहन की हद से ज्यादा घबराई हुई चीखें गूंज रही थी, शांत रहो, प्लीज शांत रहो, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऊपर से आने वाली आवाजें रिकॉर्डिंग जैसी नहीं बल्कि बिल्कुल असली लग रही थी। वो प्लेबैक रोककर चेक करती है, लेकिन शोर बंद नहीं होता। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी अचानक किसी औरत की आवाज उसके बिल्कुल पास से सुनाई देती है। अब उसे साफ लगने लगा कि पूरी इमारत में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। वो खुद को शांत करने के लिए बाथरूम में जाती है, लेकिन तभी फिर डोरबेल बज उठती है और अगली ही सेकंड उसकी बहन की मदद की पुकार सुनाई देती है। ज़ू शो, तुम हो? वो एक्साइटेड होकर दरवाजे के पास जाती है, लेकिन तुरंत रुक जाती है। अगर बहन ही होती तो उसे घर का पासवर्ड पता होता। क्या तुम हो ज़ू शो? वो पीप होल से बाहर झांकती है और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। बाहर एक काला डरावना सा आई बॉल बिल्कुल करीब दिखाई देता है। उससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाए, एक तेज कान फाड़ देने वाला शोर पूरे कमरे में गूंज जाता है। अगली सुबह बहन का बॉयफ्रेंड अचानक घर पहुंचता है। वो बताता है कि कई दिनों से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए खुद देखने आ गया। उसी समय फोन पर बहन के आखिरी कॉल वाला नंबर वापस कॉल करता है। दूसरी तरफ से पता चलता है वो कम्युनिटी ऑफिस का स्टाफ है और बहन गुमशुदगी से पहले अक्सर वही आती थी। किसी मामले की शिकायत लेकर कम्युनिटी स्टाफ पहले बताता है कि इमारत में कोई जानबूझकर शोर कर रहा है, फिर कहता है कि यहाँ हॉन्टेड जैसी शिकायतें भी मिलती रहती है। ये सुनकर उसके मन में और भी डर बैठ जाता है। बहन की गुमशुदगी शायद उससे भी ज्यादा उलझी हुई है जितना वो सोच रही थी। वो और बहन का बॉयफ्रेंड वापस फ्लैट लौटते हैं तो फिर वही बड़ा सा पोस्टर नजर आता है, अगर दोबारा शोर किया तो मैं सच में मार डालूंगा। उस रात बॉयफ्रेंड मिसिंग पोस्टर्स तैयार कर रहा था कि डोरबेल फिर बजती है। बाहर इस बार भी 504 का वही पड़ोसी था। बॉयफ्रेंड सिर्फ हल्का सा दरवाजा खोलकर उससे बात करता है। पड़ोसी की हालत पहले से भी ज्यादा थकी टूटी हुई दिख रही थी। वो आखिरी बार चेतावनी देता है और शोर मत करना। उसके जाने के बाद बॉयफ्रेंड गंभीर आवाज में कहता है, अगली बार ये आए दरवाजा मत खोलना। अभी उसके हाथ में चाकू था। अगली सुबह वो नीचे जाकर मिसिंग नोटिस लगा रही होती है कि तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखता है जो बेसमेंट की तरफ एकटक देख रहा था। उसे भी जिज्ञासा होती है और वो टॉर्च जलाकर अंदर रोशनी डालती है और एकदम से चूहा भागता हुआ दिख जाता है, जिससे वो घबरा जाती है। इसी समय 804 की एक महिला वहां आती है और नरमी से कहती है, यहाँ पोस्टर मत लगाइए, बिल्डिंग के प्रेसिडेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इस साल रीडेवलपमेंट का सबसे अहम समय चल रहा है। अगर किसी की मौत या गुमशुदगी की खबर बाहर गई, महिला बताती है कि अगर इस समय किसी मौत या गुमशुदगी की खबर फैल गई तो बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट का परमिट भी कैंसिल हो सकता है। उसी वक्त उसकी नजर दूर लगे झूले पर जाती है। वहाँ एक छोटी लड़की पीट करके बैठी हुई दिखती है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ देखती है बच्ची अचानक गायब हो जाती है। घर लौटते ही
उसे अचानक नाली की पाइप से बहन की आवाज सुनाई देती है। वो झट से कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है, पर आवाज पल भर में गायब। वो सोच ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। आवाज की दिशा में देखती है और उसकी बहन लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर आती हुई दिखाई देती है। तुम ठीक हो? चोट कहाँ लगी है? तुम्हें क्या मतलब? वो पूरी तरह ठंडी अजनबी सी लग रही थी। वो उसके पीछे कमरे में जाती है, लेकिन अंदर पहुंचते ही बहन गायब। वो पलटकर देखती है और उसकी सांस रुक जाती है। बहन लिविंग रूम के बीचों बीच छत से लटकी हुई थी। उसी डर से वो चीखते हुए उठती है। ये सब एक भयानक सपना था। वो पानी पीने उठती है, लेकिन नोटिस करती है कि फोन का वॉइस रिकॉग्निशन अपने आप ऑन है। उसकी नजर धीरे धीरे बालकनी की तरफ जाती है, जहाँ एक औरत की आकृति अंधेरे में से बाहर आती हुई दिखती है। डर के मारे वो पीछे हटती जाती है और तभी बाहर के दरवाजे से किसी अजीब सी हलचल की आवाज फिर सुनाई देती है। बाहर से किसी आदमी की चिल्लाहट आती है। कितनी बार बोला है, शोर मत करो। वो आवाज अनसुनी कर देती है और हिम्मत जुटाकर बालकनी की ओर बढ़ती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो परछाई पूरी तरह गायब मिलती है। फिर वो दरवाजे के पास जाती है और पीपहोल से बाहर देखती है। 504 वाला पड़ोसी भी जा चुका था। उसे पता नहीं था कि पड़ोसी दरअसल 7th फ्लोर पर हुए किसी शोर से खिंचकर ऊपर गया था। वह गुस्से से भरा हुआ ऊपर चढ़ता है और जैसे ही मुड़ता है, उसके ठीक सिर के ऊपर एक लटकता हुआ इंसानी सिर दिखाई देता है। अगले ही पल एक लाश उसके सामने जमीन पर गिरती है। वो डर के मारे बेकाबू होकर दौड़ पड़ता है, लेकिन लाश भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। दहशत में भागते भागते वो सीधे बालकनी की रेलिंग से बाहर गिर जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर इसे सामान्य एक्सीडेंट मानकर केस बंद कर देती है, लेकिन उसे साफ लगता है ये मौत किसी हादसे जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो पुलिस को बताने ही वाली थी कि तभी बिल्डिंग प्रेसिडेंट ऊपर आता है और उसे रोक देता है। कहता है कि मामला बड़ा करने से रीडेवलपमेंट पर असर पड़ेगा और जाते जाते ताना मार देता है। 604 में रहने वाले तो हमेशा जैसे किसी बाहरी ताकत के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये सुनकर उसके मन में शंका जगती है, क्या इस फ्लैट में पहले भी कुछ हुआ था? सच जानने के लिए वो 804 में रहने वाली महिला से बात करने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। बात करते करते अचानक एक छोटी बच्ची उनके पीछे से दौड़कर निकलती है। 804 की महिला बताती है कि वो उसकी बेटी है। फिर धीरे धीरे 1 साल पहले हुई हत्या का किस्सा सुनाना शुरू करती है। 704 में उस समय बिल्डिंग की पुरानी अध्यक्ष रहती थी। वो ऊपर वाले फ्लैट से आने वाले लगातार शोर से पागलपन की हद तक परेशान थी। दिन रात चिल्लाती रहती थी। उसकी चीखों से 604 वाला आदमी इतना तंग आ गया कि एक दिन गुस्से में सीधे उसके घर घुस गया और उसे कई बार चाकू मारकर बेरहमी से मार डाला। अध्यक्ष मरते वक्त लगातार दीवार पीटकर मदद मांग रही थी, लेकिन सबको लगा कि वो फिर वही शोर कर रही है, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 604 में रहने वाला वो आदमी अचानक गायब हो गया। कभी कभी लोग कहते कि उन्हें वो आसपास दिखा है, लेकिन उसके फ्लैट में वो कभी वापस नहीं आया और 704 वो कमरा तब से खाली पड़ा है। कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। जब बॉयफ्रेंड को इस पूरी घटना का पता चलता है, वो तुरंत जांच शुरू करता है। उसे शक होता है कि उस समय का हत्यारा शायद आज भी इसी इमारत में छिपा हो, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड में भी उस आदमी के बाहर निकलने का एक भी फुटेज नहीं है। और यही पैटर्न अब उसकी बहन जू शो के केस में भी दिखाई दे रहा था। बॉयफ्रेंड का निष्कर्ष था, इस बिल्डिंग में कोई सीक्रेट हाइडआउट होना चाहिए जहाँ कोई आराम से छिपकर रह सकता है। ये सुनते ही उसके दिमाग में एक ही जगह आती है, बेसमेंट। वो दोनों मिलकर बेसमेंट का लॉक तोड़ देते हैं। दोनों चुपचाप बेसमेंट के अंदर उतरते हैं। अंधेरे में थोड़ा आगे बढ़ते ही रास्ता दो तरफ बंटा मिलता है और वे अलग अलग दिशा में तलाश करने का फैसला करते हैं। बॉयफ्रेंड कैमरा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि उसे अचानक जमीन पर कोई पड़ा हुआ दिखता है। कपड़े बिल्कुल उसी जैसे जैसा पुरानी तस्वीरों में हत्यारे ने पहना था। वो और पास जाकर पुष्टि करने ही वाला था कि अचानक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजती है और अगले ही पल एक कटा हुआ सिर उसके पैरों के पास लुढ़क कर गिर जाता है। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगता है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। दूसरी तरफ से अनजान जू यिंग उसकी तलाश में आती है और उसे बेहद डरावनी मरोड़ी हुई मुद्रा में अपनी तरफ दौड़ता हुआ देखती है। ये तुम्हें क्या हो गया? वो चीखते हुए पीछे भागती है और पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारती है। वो भागने ही वाली थी कि उसका टखना अचानक जोर से पकड़ लिया जाता है। उसके बॉयफ्रेंड की मुड़ी तुड़ी हाथों वाली पकड़ से वो उसे घसीटते हुए अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसी पल अंधेरे में कोई आकृति तेजी से सामने आती है और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। जब होश आता है, वो बिल्डिंग अध्यक्ष के घर में लेटी होती है। सामने अध्यक्ष का बेटा खड़ा था। वो आधी हंसी आधा अविश्वास वाली आवाज में कहती है, इस बिल्डिंग में मैं सिर्फ तुम्हें और 804 वाले घर के बच्चे को ही देख पाई हूँ। उसके बोलते ही अध्यक्ष चौंक जाता है। वो गंभीर चेहरे से कहता है, 804 की बेटी तो बहुत पहले कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। ये सुनते ही उसकी रीढ़ में बर्फ जैसा सन्नाटा उतर जाता है। तो फिर वो जो उसने पहले देखा था वो कौन था? अध्यक्ष का बेटा उसके पास आता है, धीरे से उसका हियरिंग एड निकाल देता है और इशारों में समझाता है, तुमने वो आवाजें सुनी जो तुम्हें नहीं सुननी चाहिए थी, इसलिए तुम पर भी वही असर हुआ। अगर तुमने आगे और खोजबीन की तुम मर जाओगी। इसी बीच पुलिस का फोन आता है। वे बताते हैं कि बेसमेंट में एक शव मिला है और वो उसकी बहन के बॉयफ्रेंड का है, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। मन में दर्द और गुस्से के साथ वो फिर अकेली बेसमेंट लौटती है। एक कोने में पड़े पुराने सामान के बीच उसे बहन का कैमकॉर्डर मिलता है। बैटरी खत्म थी, लेकिन वो उसकी मोबाइल से रिकॉर्डिंग फाइलें खोलने में सफल हो जाती है। वीडियो में दिखता है कि उसकी बहन चुपचाप 804 में घुसती है और अंदर एक मशीन देखती है जो जोरदार वाइब्रेशन और शोर पैदा करती है। असल में 804 की महिला ही पूरे बिल्डिंग का झूठा शोर पैदा कर रही थी। उसका मकसद था रीडेवलपमेंट को रुकवाना, ताकि वो अपनी मरी हुई बेटी की परछाई के साथ हमेशा इस बिल्डिंग में रह सके। वो रिकॉर्डिंग में अपनी बेटी के फोटो को पकड़कर कहती है, ऐसे ही मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इसके बाद वीडियो में दिखता है वो उसकी बहन पर हमला करती है। वीडियो की मदद से वो सही जगह का अंदाजा लगाती है और आखिरकार बेसमेंट के अंदरूनी हिस्से में अपनी बहन को जिंदा लेकिन बेहद कमजोर हालत में पाती है। तुम ठीक हो? मैं हूँ यहाँ। वो बहन को बाहर ले जाने ही लगती है कि 804 की महिला अचानक अंधेरे से सामने आ जाती है। वो तुरंत बहन को एक बड़े कैबिनेट में छिपा देती है और खुद अकेली उस महिला का सामना करने के लिए आगे बढ़ती है। वो सीधे सवाल पूछती है, क्या तुम्हारी बेटी सच में मर चुकी है?
804 की वो महिला ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती है, तुम तो मेरी तरह उसे देख सकती हो, फिर क्यों पूछ रही हो? उसके शब्दों में पागलपन साफ झलक रहा था। वो देर किए बिना मौके का फायदा उठाती है और दौड़ पड़ती है। एक अंधेरे मोड़ पर छिपकर वो सांस रोक लेती है, लेकिन तभी धीमे धीमे कदमों की आवाज नजदीक आने लगती है। वो अपना मुंह दबाकर चुप रहती है, पर उसी समय मोबाइल का वॉइस रिकॉग्निशन अपने आप ऑन हो जाता है और उसकी बीप आवाज उसकी लोकेशन पूरी तरह उजागर कर देती है। अगले ही पल 804 की महिला उसके सामने खड़ी थी। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़ाई के बीच महिला खुद अपनी कहानी उगल देती है। घर में लगातार होने वाले शोर से परेशान उसकी बेटी बाहर खेलने निकल गई थी और उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उसने पूरे बिल्डिंग से नफरत करना शुरू कर दिया और जो पुरानी बिल्डिंग अध्यक्ष मारी गई थी उसे सिर्फ 604 वाला आदमी ही नहीं बल्कि 804 की इस महिला ने भी अंतिम वार किया था, क्योंकि अध्यक्ष रीडेवलपमेंट को आगे बढ़ा रही थी, जिससे उसकी मां बेटी की दुनिया टूट जाती। वो ये सब समझ ही रही थी कि अचानक उसके सिर के ऊपर किसी के कदमों की आवाज आती है और एक धुंधली आकृति नीचे झुककर उसे देखती है। वो मृत बिल्डिंग अध्यक्ष सेल्फ थी, जिसका गुस्सा और दर्द अभी भी उसी जगह अटका हुआ था। वो एक चीख के साथ सीधे 804 वाली महिला पर टूट पड़ती है। वो इस मौके का फायदा उठाती है और पूरी ताकत से बाहर की ओर भागती है। आखिरी पल में दरवाजा बंद करके खुद को बचा लेती है। कुछ देर बाद अंदर से भारी सी ठक-ठक की आवाज आने लगी। यकीन करना मुश्किल था, 804 वाली महिला की मौत भी बिल्कुल उसी तरह हुई जैसे सालों पहले बिल्डिंग अध्यक्ष की हुई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक नई किराएदार 604 के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो पूछती है, क्या आप यहाँ अकेली रहती है? वो जवाब देती है, नहीं, मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ। नई किराएदार हैरानी से कमरे में झांक कर कहती है, यहाँ तो कोई नहीं है। वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। नई किराएदार शिकायत करती है, रात होते ही यहाँ बहुत शोर होता है। वो उसे तुरंत चुप रहने का इशारा करती है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, बेहतर है कि ज्यादा सवाल मत पूछो। यही है नॉइज की पूरी कहानी। एक बात साफ है, बहुत संभव है कि ज़ोहू यिंग खुद भी मानसिक बीमारी से जूझ रही हो। उसने जो कुछ देखा वे सब उसकी कल्पना या हेल्यूसिनेशंस भी हो सकते हैं। क्या सच में इस इमारत में कोई परछाई भटक रही थी या सारी आवाजें, सारी परछाइयां उसके दिमाग की उपज थी? ये फैसला दर्शक पर छोड़ दिया गया है।